Denvax. Dendritic cell therapy. नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल खान आज आपके सामने फिर हाज़िर हूँ और इस बार मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज़ आपके सामने पेश करूँगा एक कैंसर को लेकर। और इस सीरीज़ में मैं कहूँगा कि मेरी नज़र से यूँ कि पढ़ाई तो मैंने बहुत की है, लेकिन जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे समझ में आएगा, वो मैं आपको बताऊँगा। मेरा आज का जो शीर्षक है, मैं शुरू करना चाहता हूँ प्रोस्टेट कैंसर से। प्रोस्टेट कैंसर दुनिया में बड़ा कॉमन कैंसर है और ये मेल्स में पाया जाता है, चूँकि प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में होता है। और ये जो है हमारा शरीर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसका एक अहम रोल प्ले करता है। और लिक्विड्स जो हम बनाते हैं, मर्द बनाते हैं, उसमें प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस का एक अहम रोल है। वो प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस जो हैं वो स्पर्म्स को आगे ले जाते हैं और कॉपुलेशन के समय में निकलता है जो फ्लूइड, तो वो उस वक्त उससे रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जाहिर सी बात है, ग्लैंड नीचे है, हमारे शरीर के नीचे के हिस्से में है। और ये प्रोस्टेट का यूजुअल कैंसर जो होता है, इसकी जो आयु है वो 40 के बाद से शुरू होती है। 40 एवरेज अगर मीडियन मान के चलें तो 40 से ज़्यादा एज पे शुरू होता है, 50 और 60 पे ज़्यादा होता है। और ये कहा गया है कि अगर ये 75 साल की उम्र में डायग्नोज हो तो ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहिए, किताब कहती है। चूँकि वो 75 साल की उम्र में ट्रीटमेंट करने से ज़्यादा लाभ, ट्रीटमेंट ना करने से कोई नुकसान नहीं होगा, ट्रीटमेंट करने से नुकसान होगा। चूँकि आदमी 10 साल 12 साल प्रोस्टेट कैंसर में उस समय आराम से जीवित रह सकता है। ये कैंसर जब हमें होता है तो यूजुअली हमें सिम्टम्स होते हैं, बहुत वेरीड सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स से मतलब होता है कि मरीज़ तकलीफ़ क्या बताएगा, उसको तकलीफ़ होगी क्या जब प्रोस्टेट का कैंसर होगा। तो प्रोस्टेट कैंसर में तकलीफ़ होती है यूजुअली जैसे कि अर्जेंसी, पेशाब तेज़ आना, रात को उठना कई बार और कभी कभी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो जाना पेशाब में, जिसकी वजह से बर्निंग होना, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसका बढ़ जाना। अब जब हम प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना होता है तो उसमें हम लोग एक टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर्स टेस्ट कराते हैं, जिसको हम PSA बोलते हैं। PSA टेस्ट जो होता है वो यूजुअली हम ये मान के चलें कि 4 अपर लेवल होता है उसका, 0 to 4। अब ये 0 to 4 से अगर 4 गुना बढ़ गया, 16 हो गया, तो हम कैंसर की बात करते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि 6 अगर है तो भी कैंसर नहीं होगा, 6 और 8 पे भी कैंसर हो सकता है। बट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हम 16 की बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सिम्टम्स होते हैं मर्दों में प्रोस्टेट के इन्फेक्शंस में भी होते हैं और PSA भी बढ़ता है। तो PSA का बढ़ना और ये सिम्टम्स का होना ये तय नहीं करता कि हमें कैंसर है। हमें क्या करना होता है उस समय में, डॉक्टर की सलाह लेना होती है। और डॉक्टर्स यूजुअली हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं 5-7 दिन की, और फिर कहते हैं कि 10-12 दिन का बीच में गैप रखो या 20 दिन का गैप रखो, फिर PSA टेस्ट कराओ। तो अगर ये हम समझें कि हमें ये कंफर्म करना है कि ना ये इन्फेक्शन नहीं है, ये प्रोस्टेट का इन्फेक्शन नहीं है, प्रोस्टेट का कैंसर है, तो हमें एंटीबायोटिक का कोर्स लेना है और दोबारा से PSA की जांच करना है। और वो PSA की जांच अगर उतनी ही वैल्यू की रह रही है तो हमें अब ये शक है कि हमें कैंसर है। तो उस समय में जो MRI एक जांच है, MRI कंट्रास्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कंट्रास्ट, ये पेल्विक एरिया की या प्रोस्टेट एरिया की कराना चाहिए। और इससे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ और शेप नज़र आता है कि ये कैसा है। पहली जांच वो है। दूसरी जांच है कि हम बायोप्सी कराएं अपनी प्रोस्टेट की और वो ये बताए कि हमारे कैंसर के सेल्स कितने ख़राब हैं, कितने बिगड़े हुए हैं। कैंसर के सेल का मतलब होता है कि छोटे छोटे आकार के बहुत से सेल्स बन जाना छोटी सी जगह में, जिनका स्पेस कम है, जो अपने फंक्शंस को लैग कर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं। ऐसी सूरत में हम डायग्नोज करते हैं पैथोलॉजिस्ट कि ये प्रोस्टेट कैंसर है। ये सेल्स का बिगाड़ कितने बिगड़े हुए हैं वो,
और ओवरऑल प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर कैसा है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जाम्पल दूं तो हम इसको कहते हैं जैसे एक पेड़ है, इस पेड़ में पत्ते हैं बहुत से। अब हम दूर से अगर पिक्चर देखेंगे, करीब से जाके एक पत्ते को देखें तो हम कहते हैं कि हमने हाई रेजोल्यूशन में उसको देखा, और अगर हमने पूरे पेड़ को देखा तो हमने कहते हैं लो रेजोल्यूशन में हमने पेड़ को देखा। तो लो रेजोल्यूशन में प्रोस्टेट को पैथोलॉजिस्ट देखता है और हाई रेजोल्यूशन में प्रोस्टेट को पैथोलॉजिस्ट देखता है ग्लैंड को स्लाइड पे। तो जो दोनों का मिलाकर दृष्टिकोण है, जो दोनों का मिलाकर समझिए कि अर्थ है, वो ये है कि ग्लीसन स्कोर बोलते हैं उसको। ग्लीसन स्कोर क्या है? पेड़ में कितना बिगाड़ है, पेड़ का शेप, एक पेड़ का आकार सुंदर होता है, गोल होता है, सब पत्ते उसके सुडौल होते हैं, सब तरफ लगे होते हैं, वो एक उसको पर्टिकुलर आकार देते हैं उस पेड़ को। और एक ये है कि पेड़ भी टेढ़ा बेड़ा हो गया, गिर गया, जैसे हवा से कहीं पत्ते दबे हुए हैं, कहीं उठे हुए हैं, तो वो लो रेजोल्यूशन में दिखता है। तो इन दोनों की जो मिलन है, इससे हम ये निकालते हैं अंतर इसका। ये मैं इसलिए आपको वाजे कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जो हमारे भाई दूर दूर इलाकों में बैठे हैं, जिनको खाली ये पता चला कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया है मैं साहब, अब हमारे पास क्या रास्ता है, तो वो रास्ते की बात ये ग्लीसन स्कोर बताता है। अगर ये ग्लीसन स्कोर 6 है या ग्लीसन ग्रेड कम है, इसको बोलते हैं 1 या 2, तो ये तो पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट होती है। ग्लीसन स्कोर मान के चलिए 6 है, तो कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है हमें, चूँकि वो हमारी नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस बता रहा है। वो हमें आराम से 15-20 साल ऐसी निकाल ले जाएगा। उसमें हम कहते हैं, किताब लिखती है ऑन्कोलॉजी की, कि एक्टिव सर्वेलेंस की आवश्यकता है। खाली एक्टिव सर्वेलेंस, कोई ट्रीटमेंट नहीं करें। और अगर ग्लीसन स्कोर 10 हो गया तो आपने कोई भी ट्रीटमेंट किया वो भी कामयाब नहीं होगा। तो दो बिल्कुल अलग स्पेक्ट्रम्स हैं कैंसर के। 7, 8, 9 में हम ट्रीटमेंट करते हैं तो लाभ कुछ मिलता है, 10 में लाभ ना के बराबर मिलेगा, 6 में ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो ग्लीसन स्कोर प्रोस्टेट कैंसर की बायोप्सी में बहुत मायने रखता है, बहुत मायने हैं उसके, कि हम ये पता करें कि हमारा प्रोस्टेट कैंसर की बायोप्सी हुई है, हमें प्रोस्टेट कैंसर है, ग्लीसन स्कोर हमारा क्या है। तो ये आप अगर जाकर इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर को देंगे तो डॉक्टर साहब भी आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे, क्योंकि उनको ये पता होगा कि आप नॉलेजेबल आदमी हैं, आप नॉलेज गेन करके आए हैं। अच्छा, अब प्रोस्टेट कैंसर किसी को हो गया मान लीजिए, और वो आगे बढ़ गया, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर निकल गया, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो मेटास्टेसिस में ग्लीसन स्कोर की वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता फिर, मतलब वो हड्डी में चला गया, बोन फ्रैक्चर हो गया। कभी कभी क्या होता है, कैंसर जाता है, प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली अगर जाता है दूर तो वो हड्डी में जाता है, और वो हड्डियाँ जितने भी शरीर की हैं, ख़ास तौर से पेल्विक बोन्स, कूल्हे की हड्डी हैं। दूसरा फीमर में जो हमारी रान की हड्डी है, थाई बोन की हड्डी है, या रीढ़ की हड्डी स्पाइन में, यहाँ जाता है, ऊपर की बोन्स में कम जाता है। ये पहला रूट है इसका, जो ब्लड से स्प्रेड होके बोन्स में जाके रुकता है। ऐसी सूरत में कि अब हमने सेकंड जांच क्या करना है कि हमारा MRI स्कैन हो गया, ग्लीसन स्कोर भी हमारा बढ़ा हुआ है, तो हमें उसके बाद में, और हड्डी का दर्द भी कहीं कहीं जिस्म में हो रहा है, तो हमें फिर स्कैन हमें पेट CT स्कैन कराना है। इसमें पेट CT स्कैन में थोड़ा सा अंतर है, PSMA स्कैन भी बोलते हैं इसको। तो पेट CT स्कैन है, थोड़ी डाई डिफरेंट होती है, हड्डियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं हम इसमें, कि हड्डियों में हमारी क्या है शरीर में, तो वो जांच कर लेंगे। अच्छा, इसमें हमने ये देखा है, इस कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का रोल ना के बराबर है। एक तो रेडिएशन होता है प्रोस्टेट कैंसर का, जिसको करना अनिवार्य होता है, थोड़ा सा रेडिएशन प्रोस्टेट को स्टेबल कर देता है। दूसरा, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट प्लान है वो है कि जो हमारे मेल हार्मोन्स हैं उनको हमें कम करना है। तो वो दवाएं ऐसी आ गई हैं जिनको हम बोलते हैं कि हार्मोन्स को कट कर दें, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कट कर दें, कटिंग फ्यूल टू द फायर। आग में ईंधन को ना झोंकने दें तो आग शांत हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ये आग शांत होते होते कुछ लोगों को साल भर आराम दे देती हैं दवाएं, और कुछ लोगों को 7 साल तक आराम दे सकती हैं। इनमें हाँ एक परेशानी होती है कि जो मैनली ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, हमें अच्छा लगना, संभोग के बारे में सोचना,
या विचार करना वो कम हो जाता है इससे। तो वो प्रोस्टेट कैंसर में बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इसलिए दवा नहीं खाएंगे कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उनके पास वेरिएशन है। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो मैक्सिमम लोग होते हैं, अगर ग्लीसन स्कोर 10 में किताब कहती है अगर है, तो हम ट्रीटमेंट कुछ भी कर लें वो कैंसर अपने पेस पे बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो हमारा मेल हार्मोन है वो खाली मेल सेक्सुअल ऑर्गन से नहीं बनता है, हमारे शरीर का हर सेल थोड़ा बहुत वो हार्मोन निकालता है। तो वो हार्मोन जो है वो निकलता रहेगा। हम दवा से उसको बोलते हैं कि हार्मोन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर, कि जिसमें हार्मोन पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, हार्मोन हमने दवा दी तो कोई असर ही नहीं हुआ, तो वो कैंसर जो है वो बढ़ता रहेगा। तो प्रोस्टेट कैंसर एक बाय एंड लार्ज प्रोटेक्टेड इलनेस है जो ग्रेजुअल एंड स्टेडी कोर्स रखती है, और अगर लो लेवल पे डायग्नोज हुई है तो लो लेवल पे रहती है, हाई लेवल पे डायग्नोज हुई है तो हाई लेवल पे रहती है ग्लीसन स्कोर के आधार पे। तो ये दोनों आधार हमें पता करना है कि कैसे हैं। अच्छा, एक जगह यह है कि जो लोग, अगर 100 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होता है तो उसमें 25% डेथ रेट है, तो काफ़ी हाई रेट है, इसमें डेथ रेट है। लेकिन 75% लोग अपनी नॉर्मल जीवन व्यतीत करते। किताब लिखती है कि प्रोस्टेट कैंसर में, और हमारा अपना एक्सपीरियंस भी है कि मौत अक्सर प्रोस्टेट कैंसर से नहीं होती है और कारणों से भी हो जाती है। तो मतलब प्रोस्टेट कैंसर जानलेवा उतना नहीं है। ग्लीसन स्कोर 10 के मरीज़ बहुत कम पाए जाते हैं। मैंने ये बात बताना भूल गया था, ये मैं वाज़ेह कर दूं, ग्लीसन स्कोर 6 के बहुत ज़्यादा, 7, 8 के और कम, 9 और 10 के तो बहुत ही कम होते हैं। चूँकि मैंने हमेशा आपको एक बात पे ध्यान दिया, हमेशा आपको एक ही बात पे मैं ले जाता हूँ कि हर चीज़ का संतुलन बनाने के लिए भगवान ने हमें इम्यून सिस्टम दिया है। तो ये ग्लीसन स्कोर्स की जो चेंजिंग वैरायटी है ना, ग्रेडिंग जो है, वो इम्यून सिस्टम पूरा ध्वस्त तो 10, इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, बैकलॉग उसका चल रहा है तो 6, ये मान के चलिए। अब ये कैंसर ऐसा था जिसमें बाहर के मुल्कों में डेंड्राइटिक सेल थेरेपी का अप्रूवल मिला। डेंड्राइटिक सेल थेरेपी जो हमारा काम है, जिस पे हम लोग 17 साल से काम कर रहे हैं। हर बार मैंने देखा, जब गूगल देखो तो वो कहता है कि पिछले 7 साल से, 10 साल से, लेकिन 17 साल हो गए हमें काम करते। हमने 2004 में काम शुरू किया था, 2020 में हम बात कर रहे हैं, तो तकरीबन हमारे 16-17 साल का पीरियड हमारा हो गया। तो इसमें जो हमने देखा है कि इम्यून थेरेपी को अर्ली स्टेज पे देने से ग्लीसन स्कोर 6 से और 6 स्टेबल रहेगा, 7 है तो 6 हो जाएगा, 8 है तो भी 6 हो जाएगा। 10 में शायद हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन बाकी कैंसर्स में चूंकि हमने इम्यून सिस्टम को जैसे इंट्रोड्यूस किया शरीर में, वैसे ही कैंसर वापस अपने उस पर आने लगेगा लेवल पे, यानी कैंसर के सेल्स को शरीर पहचानने लगेगा और उनके अंदर इतनी डिसिमिलैरिटी नहीं होगी कि वो बिल्कुल पहचान के लायक ना रहें। अच्छा, शोध जब हुआ प्रोस्टेट कैंसर में डेंड्राइटिक सेल थेरेपी पे जहां अप्रूवल मिला, उसकी बदनसीबी कहिए या मरीजों की तकलीफ कहिए कि बड़ी मुश्किलों से मिला उसको अप्रूवल, बड़ी मुश्किलों से मिला। वो ट्रायल करे बैठे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। तो जो मरीज़ ठीक हो गए थे उन्होंने काले झंडे बिल्डिंग्स पे फहराए जाके और मार्च करी बिल्डिंग की तरफ। जो रेगुलेटर्स थे उनको बताया कि हम जिंदा हैं, ठीक हैं, इससे फ़ायदा है, हमें अप्रूवल दे दो इसको। मार्केट में उसमें उस कंपनी में एक डायरेक्टर हुआ करते थे जो मेरे मित्र भी थे और भारत के थे, जिन्होंने शोध किया था वहाँ। हम 4 लोग, वो 4 लोग थे, उसमें एक भारतीय थे। उनका काफ़ी उन्होंने पैसा लगाया था, इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े आए थे, उनका इन्वेस्टमेंट भी डूब गया, इन्वेस्टर्स का भी डूब गया। उस वक्त तक डूबा जब तक काले झंडे नहीं फहराए गए और फिर उसको अप्रूवल मिला। लेकिन बदनसीबी और सितमगरी देखिए, उर्दू में कहते हैं सितमगरी देखिए, कि अप्रूवल दिया किस स्टेज पे, मेटास्टेटिक हार्मोन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर, जो मेटास्टेटिक है यानी कैंसर फैल गया, हार्मोन से रेजिस्टेंट हो गया, उस सूरत में डेंड्राइटिक सेल थेरेपी को अप्रूवल मिला। उसकी सितमगरी ये है कि, और चूँकि वो कंपनी बड़े पैमाने पे चली थी, बहुत उसके ऊपर लोन्स थे, तो उसका जो प्राइस सेट हुआ वो 95 लाख हिंदुस्तानी रुपए सेट हुआ ट्रीटमेंट का। अब 95 लाख रुपए और सर्वाइवल कुछ महीने का,
तो कौन खर्च करेगा? इंश्योरेंस कंपनीज ने भी मना कर दिया देने से, वहाँ उस पर भी बहस मुबाहिसे हुए। गरज ये कि वो ऑटो डेथ मोड में चली गई थेरेपी, इतनी महंगी कोई ख़रीदता नहीं, और ख़रीदेगा तो लाभ उतना नहीं, क्योंकि जब दिया अप्रूवल तो कहते हैं कि हमने जिस स्टेज पे अप्रूवल दिया है, प्रोस्टेट कैंसर में तुम्हें दिया अप्रूवल, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर का मरीज पहले कब्र में जाने लायक तो हो जाए तब लगाओ, पहले उसको वहाँ तक तो भेज दो भाई। तो ये जो सितमगरी है ये सोसाइटी से दूर होना चाहिए। अगर हमें साइंस पता है और हमारे साइंस के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, उनका ये कर्तव्य है कि वो मरीज को ये कहें कि भाई बड़े गलत वक्त पे अप्रूवल मिला है, इसको तो शुरू में मिलना चाहिए था अप्रूवल, जब कैंसर होना था, जब हुआ था। तो मैं लौट फेर के आपको सिर्फ एक बात बताता हूं कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कैंसर में हार हमारी तरफ से हुई है, आपकी तरफ से नहीं हुई है। हारे हम हैं, आप नहीं हारे। हम जो नॉलेजेबल लोग हैं, हमने अपने ये समझिए कि पढ़ाई लिखाई को उस लेवल पे यूज़ नहीं किया जहां हम डिसीजन मेकिंग करें। हमने खाली परोसा है जो हमें मिला है। हमने जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से लिया उसको हमने परोस दिया, लिया परोस दिया। हम वेटर की तरह हैं, हम साइंटिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। और वो थेरेपी चूंकि कम लोगों ने खरीदी तो महंगी ही रही, उतनी ही पैसों में रही। अच्छा, ये प्रोस्टेट कैंसर की बात है। अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई प्रोस्टेट कैंसर में किताब क्या कहती है कि कैसे रुक जाएगा ये कैंसर। उसके लिए उसके पास कोई ठोस आधार है नहीं कि वो ये बताए कि ये कैसे रुकेगा। देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा था, मेरा नज़रिया इसमें काम करेगा मेरी स्पीच में। मेरा नज़रिया ये है कि जिन लोगों को रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं प्रोस्टेट के, चाहे साइलेंट हो चाहे वो प्रोनाउंस्ड हो। साइलेंट इन्फेक्शंस वो होते हैं कि इन्फेक्शन हुआ ठीक भी हो गया, और प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम्स भी हुए, यानी तकलीफ़ें भी हुई, वो प्रोनाउंस इन्फेक्शंस होते हैं। ये उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जिनके कॉन्टेक्ट्स सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यह हाई सोसाइटी डिजीज़ यूजुअली मानी जाती है। हाई सोसाइटी डिजीज़ जहाँ पर हम कोई बाधा भी नहीं रखते हैं कॉन्टेक्ट्स में अपने, और जहाँ बाधा होती है वहाँ भी इन्फेक्शंस कम होते हैं। तो प्रोस्टेट का कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन होना, कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन, कांस्टेंट सूजन उसके अंदर कांस्टेंट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते रहना। कभी कोई नया बैक्टीरिया आ गया, उसके खिलाफ उसने इम्यून सिस्टम डेवलप किया, फिर आया, फिर डेवलप किया, एंड देन फाइनली इट गिव्स अप, एंड देन इट गिव्स अप। जब इट गिव्स अप, देन वो आकार अपना चेंज करना शुरू कर देता है, तब वो अपने समझ लीजिए पागलपन की तरफ चला जाता है। तो ये परिभाषा जो है ये मेरी बनाई हुई है, अगर आप किताब में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। तो क्योंकि हम अगर देखेंगे तो हमारे गांवों में विलेज लेवल पे प्रोस्टेट कैंसर तकरीबन ना के बराबर है, तकरीबन ना के बराबर है। हमारी सोसाइटीज़ में जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं, जो 8 टायर सिटीज़ हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनमें भी जो बहुत रिच लोग हैं, यूजुअली मैं कोई किसी को, देखिए मेरा कभी भी कोई तात्पर्य ये नहीं होता कि मैं छोटे बड़े की बात करूं या मैं कोई रिच और गरीब के तालमेल को ख़राब करूं। मैं सिर्फ लाइफ स्टाइल्स की बात कर रहा हूं। तो लाइफ स्टाइल्स जहां पर ज़्यादा प्रोमिस्क्यूसिटी है जिसको बोलते हैं, वहां पर ये कैंसर यूजुअली ज़्यादा पाया जाता है। बाहर के मुल्कों में ये सब लोगों में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर कस्टम्स को सभी जगह फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ बाई एंड लार्ज हिंदुस्तान में जो हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, जिसको मेरे अपने लोग बहुत पसंद करते हैं, वो सिस्टम जो था वही सिस्टम से गांवों में ये कैंसर नहीं होता है। बाई एंड लार्ज गांवों में ये कैंसर नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है। दूसरा, एक जो सेवन है, मैंने बहुत पहले वीडियोस में भी बताया था, लाइकोपीन एक सब्सटेंस होती है टमाटर में, जो टमाटर कच्चे टमाटर में पाई जाती है। जो रेड टमाटर होता है, ग्रीन नहीं, जो पका हुआ टमाटर होता है और जो सलाद में हम लोग यूजुअली खाते हैं, वो टमाटर में लाइकोपीन है। उससे कुछ प्रोटेक्शन लेवल्स कैंसर के होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट। वो प्रोस्टेट कैंसर को नहीं बनने देती। ये शोध है, ये पाया गया है। बाकी भोजन करना, सारा सेवन करना, सब चीज़ का जायज़ है। तो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हल्के हल्के अपने हिसाब से जैसे डिटेक्ट की जाती है उसी पेस पे चलती रहती है।
अगर ग्लीसन स्कोर 6 है तो 6 ही रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे आपसे आज बात करना थी, बताना था। आप लोग सुखी रहें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। इस कोरोना के बुरे वक्त में भी खूब मेहनत कीजिए। जो आपका कार्य है उससे प्यार कीजिए। जो आप अपने काम करते हैं, अगर आप कोई काम से प्यार नहीं करते तो काम करना छोड़ दीजिए, दूसरा काम कर लीजिए। काम वही कीजिए जिसमें आपको मजा आए, तब आप देश की तरक्की करेंगे, अपने परिवार की तरक्की करेंगे, आप खुद भी बहुत चैन की नींद सोएंगे। जय हिंद, जय भारत। और मैं बहुत सुखी हूँ यहाँ पर और बहुत धनी मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।